हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विजन आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की है। तो नवंबर मंथ की आपकी स्टार्ट हो चुकी है, कुछ पॉलिटी और आईआर की टॉपिक कंप्लीट हो गई है, लेकिन अक्टूबर मंथ की भी कुछ कुछ टॉपिक यहाँ पे इनकम्प्लीट है, तो उससे हम लोग यहाँ पे भी स्टडी करते रहेंगे साइड बाय साइड। तो सोशल इश्यूज़ में 2 लेसन आपकी आ चुकी है, जिसमें कि हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग एक और रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि वर्ल्ड्स विमेन 2020 है। यहाँ पे ट्रेंड्स और क्या स्टैटिस्टिक रिपोर्ट है, इसके बारे में डिटेल देखेंगे। उसके बाद एक स्टेम कैरियर अपॉर्चुनिटी लाया गया है, अगेन ये विमेन के लिए है। उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, जो कि है एनुअल स्टेटस ऑफ एडुकेशन रिपोर्ट 2020। इसको एसर रिपोर्ट कहते हैं, जो कि एक फेमस एनजीओ, प्रथम एनजीओ के द्वारा ये रिपोर्ट लाया जाता है, जो कि हमारे इंडिया में एजुकेशन की क्या लेवल है उसकी सच्चाई ये रिपोर्ट जो है ना, इसके थ्रू हमें पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे लेसन को देखने के लिए आप लोग को बस एक काम करनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो, क्योंकि हर एक मंथ की अलग से प्लेलिस्ट है, तो आप लोग को जिस मंथ की भी डिस्कशन यहाँ पे सुननी है तो उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले आज की मेंस क्वेश्चन देख लीजिए मेंस के लिए। तो GS1 ज्योग्राफी से है, स्टैटिक है, इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले कि एक्सप्लेन करना है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की फीचर्स क्या है। उसके बाद कुछ फैक्टर्स बतानी है जिससे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है फॉर्म होता है, और ये कैसे डिफरेंशिएट है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन से। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएशन भी आपको करना है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस पॉइंट लिखनी है ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। और ध्यान रखिएगा कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन जब भी आप लोग यहाँ पे आंसर लिखते हो, तो उसमें आप लोग 2 चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। अगर लगता है कि मैप की इंक्लूजन हो सकती है, तो ज़रूर मैप बनाने का कोशिश कीजिए, और थोड़ा ढंग का मैप बनाइए। देखिए, भारत का मैप बनाना चाहिए, अच्छे से बनाइए ना, ऐसा नहीं लगे कि आप लोग कुछ भी बना दिए हो, डिसरिस्पेक्ट जैसा फीलिंग्स आता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगी। यूपीएससी में भी आप बना रहे हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक अच्छा मैप आप बनाओगे। एक्यूरेट मैप मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, एक अच्छा लगे कि हाँ आपने एक ढंग से बनाया है, तो उस हिसाब से बनाइए। और साथ ही डायग्राम ज़रूर बनाइए, जैसे कि साइक्लोन के फॉर्मेशन का एक अच्छा डायग्राम है पूरा, तो उस हिसाब से आप लोग सर्च कीजिए, उस डायग्राम को ज़रूर बनाने का कोशिश कीजिए। GS1 पेपर में मार्क्स बहुत मुश्किल होते हैं उठाने में, लेकिन इसका क्या है ना कि आप लोग ज्योग्राफी पेपर से ज़रूर उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को मैप्स वगैरह, डायग्राम वगैरह बनाकर जो है आसानी से आप लोग कम समय में ज़्यादा गेन करने का यहाँ पे कोशिश कर सकते हो। तो अच्छे से लिखिएगा 150 वर्ड्स में, और 10 मार्क्स का ये एज यूजुअल क्वेश्चन है। दिसंबर तक एक ही क्वेश्चन देती हूँ, फिर 1 जनवरी से आप लोग की 2 क्वेश्चन हो जाएगी। डबल प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिएगा। न्यू ईयर से कुछ न्यू रिजोल्यूशंस लीजिएगा, नए तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने आंसर लिख लिया और आपको लगता है कि आपके आंसर को कौन चेक करेगा, तो इसके लिए हमारे पास आप लोग यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ सकते हो। उसके लिए आप लोग को इस मेल आईडी पे बस मेल करना है, उसके बाद हमारे द्वारा बताया जाएगा कि आप हमारे प्रोग्राम को कैसे जुड़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक रिपोर्ट है यहाँ पे, जो कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है, और इस रिपोर्ट की टाइटल है वर्ल्ड्स विमेन 2020 ट्रेंड और स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे बताई जा रही है। तो इस रिपोर्ट के बारे में पहले देखते हैं। इस रिपोर्ट में रियलिटी चेक किया जाता है। इट मीन्स कि हम लोग कह तो रहे हैं कि आज के डेट में हमारी विमेन की स्टेटस थोड़ी अप हो रही है, हमारे विमेन का पार्टिसिपेशन इकॉनमी में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, बट रियलिटी चेक करना भी ज़्यादा ज़रूरी है, कि देखना होगा कि कितनी परसेंटेज ऑफ विमेन जो है वो अपने घर से बाहर निकलकर इकोनॉमिक में पार्टिसिपेट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये इस ग्लोबल स्टेटस को दिखाने के लिए विमेंस जो कि 25 ईयर्स से यहाँ पे, उनके बारे में बताया जाएगा। और ये बीजिंग डिक्लेरेशंस है, प्लेटफॉर्म फॉर एक्शंस, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे प्रोग्रेस दिखाने की कोशिश की जा रही है जेंडर इक्वालिटी को लेकर। जेंडर इक्वालिटी कहने का मतलब है कि जिस तरीके से लड़कों को ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है, लड़कियों को उस हिसाब से फ्रीडम नहीं दी जाती है, लेकिन एक इक्वालिटी होना चाहिए मेल और फीमेल में हर एक लेवल पे। तो यही जेंडर इक्वालिटी की हम लोग यहाँ पे प्रोग्रेस देखेंगे, और 6 क्रिटिकल एरिया में देखेंगे। तो ये 6 एरिया कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला यहाँ पे आप लोग देखो कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन विमेन, यानी कि विमेन के ऊपर ये कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन एंड फैमिलीज़ है, हेल्थ है, एजुकेशन है, साथ ही साथ यहाँ पे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड एसेट ओनरशिप, जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसकी भी ओनरशिप की बात की जा रही है। पावर और डिसीजन मेकिंग, वायलेंस जो कि वुमेन और गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट में होता है। तो 6 यहाँ पे एरिया है जिसमें देखने को मिलेगा, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और इस रिपोर्ट के द्वारा ये देखा जाता है कि विमेन की ट्रेड्स क्या है। ओके, की फैक्टर देखते हैं यहाँ पे क्या क्या फाइंडिंग किया गया है।
कोविड-19 जो है विमेन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है और मेन को भी अफेक्ट किया है, लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से आप देखोगे कि अफेक्ट किया है। विमेन के द्वारा कुछ एडिशनल चैलेंजेस फेस किया गया इस डिजीज़ेस को लेकर, अगर मेन के कंपैरिजन में देखें तो। यानी कि आप लोग देखो कि जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज है ये रिड्यूस हो गई। आप लोग भी न्यूज़ में देखे होंगे कि बहुत सारी ऐसी प्रेग्नेंट विमेन थी जिनको कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो है ना वो एडमिट करने के लिए रेडी नहीं थे, और बहुत सारे प्रेग्नेंट विमेन का तो जान भी चला गया, बहुत सारे बच्चे भी मर गए, बहुत सारे विमेन जो है ना वो रास्ते में ही बेबी बॉर्न दे दी, और बहुत सारे महिलाएं जो है ना वो घर पे ही जो है इस तरीके का उनका डिलीवरी हो गया। तो बहुत सारी केसेस ऐसे देखने को मिला, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ को जो है ना एट द टाइम ऑफ कोविड, क्योंकि उस समय सिर्फ कोविड पेशेंट को ही हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा था, बाकी किसी को नहीं देखा जा रहा था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज थी वो यहाँ पे विमेन को प्रोवाइड नहीं किया गया कोविड-19 के दौरान। सेकंड क्या था कि जो टाइम ज़रूरी थी, यानी कि बच्चों को यहाँ पे केयर करने के लिए, ओल्डर पर्सन को केयर करने के लिए, और अगर गलती से कोई घर पे ही कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो गए तो उन सबको केयर करने के लिए घर में जो बेसिकली जिम्मेदारी होती है वो विमेन का ज़्यादा हो जाता है। आप लोग देखो कि वर्किंग विमेन कितनी भी हो, मैं अगर वर्किंग भी हूँ आज की डेट में, तो मैं घर पे भी आती हूँ तो मुझे घर का भी काम करना पड़ता है, अपने घर में सबको देखना होता है, मम्मी पापा सबको देखना होता है। तो ये एक मतलब कि ये एक ना माइंड सेटअप है कि जो घर में जो मतलब कि टेक केयर करने की जो एक परंपरा चलते आ रही है वो महिलाओं से ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। और कोई मैरिड वेमेन होती है तो उनको बच्चों का, क्योंकि कोविड-19 के टाइम में लॉकडाउन था, सारे बच्चे घर पे थे, इवन अभी तक घर पे ही है बच्चे, क्योंकि स्कूल सारे अभी तक ओपन नहीं हुए हैं, तो सबका एक्स्ट्रा केयर करना। साथ ही हायर इन्फेक्शन रिस्क भी आप देखो तो वेमेन को ज़्यादा है वर्क प्लेसेस में, पर्टिकुलरली वेमेन आप देखो तो 70% जो है वर्क फोर्सेज में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करती है, वो भी हेल्थ सेक्टर में, जैसे कि नर्सेज वगैरह आप देख लो, या फिर अच्छी डॉक्टर देख लो, या फिर सर्जन देख लो। हर एक जगह पे बताया जाता है कि डॉक्टर वाले क्षेत्र में जो है महिलाएं ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू मेन। क्योंकि आप लोग भी देखो कि घर में जो है अगर दो चार बहनें हैं, अगर एक बहन और एक भाई है, तो ऐसा माना जाता है कि चलो ठीक है, 3 इडियट्स वाला, कि बेटा हुआ तो इंजीनियर बनेगा, बेटी होगी तो डॉक्टर बनेगा, तो डॉक्टर बनेगी। तो ये हमारे पता नहीं सोसाइटी का कैसा ये मेंटल थॉट है, बट हाँ ऐसा है। और बहुत सारी लड़कियाँ आपको देखने को मिलेगा जो कि मेडिकल वाले क्षेत्र में है। तो हायर इन्फेक्शन रिस्क है उन सारे वेमेन को जो कि ऑलरेडी यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस में, वो हेल्थ सेक्टर में अगर वो काम कर रही है तो। सेकंड बताया जा रहा है कि कैसे जेंडर पैरिटी जो है उसके अचीवमेंट में क्या प्रोग्रेस हो रहा है सारे स्फेयर में। अगर हम लोग पॉलिटिकल या पब्लिक लाइफ की बात करें तो यहाँ पे हम लोग जेंडर पैरिटी की बात तो करते हैं कि मेन और वेमेन को एक जैसा इक्वालिटी प्रोवाइड करना है, बट इसकी प्रोग्रेस अगर देखें तो यहाँ पे बहुत स्लो बताया जा रहा है। वेमेंस का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो मोर देन डबल है ग्लोबली, बट स्टिल आप देखोगे तो 25% कहा जा रहा है कि 2020 में है। यानी कि पार्लियामेंट में अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे विमेन की पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। और इस समय जो 17th लोकसभा की जो इलेक्शन हुई थी, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि 78 विमेन जो है वो पार्लियामेंट में है, पहली बार ऐसा देखने को मिला। तो विमेन जो है वो 28% मैनेजरियल पोजीशंस में थी 2019 में, और ऑलमोस्ट ये सेम प्रोपोर्शन कहा जा रहा है कब था तो 1995 में था। यानी कि जो 1995 में जो स्थिति थी विमेन की, वो आज की भी डेट में इकोनॉमिक स्फेयर में ये स्थिति देखने को मिल रही है। साथ ही अगर वेमेन की पार्टिसिपेशन हम लोग एजुकेशन में देखें तो वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। आप लोग भी इस चीज़ को देखते हो, अगल बगल ये भी फील करते हैं हम लोग। तो वेमेन की अगर बात करें तो वो यहाँ पे ग्रेजुएट में बहुत ज़्यादा आगे निकल कर आई हैं। अगर फील्ड में बात करें तो ये एक स्टेम प्रोग्राम है जिसमें कि एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग एंड एम फॉर मैथमेटिक्स है। तो ये 4 एरिया है जिसमें कि वेमेन की जो पार्टिसिपेशन है ग्रेजुएशन में वो थोड़ी सी बड़ी है। वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो 90% जो मेन है वो लिटरेट है, यानी कि उनको पढ़ना लिखना ये सारी चीज़ें आती है, एज़ कंपैरिजन टू 80% विमेन। यानी कि अगर लिटरेशन की बात करें, लिटरेट की बात करें कि कौन यहाँ पे पढ़ा लिखा है, तो 80% विमेन है, वहीं अगर देखें तो 90% मेन है। तो यहाँ पे भी हम लोग जो है ना आप देखोगे कि मेल से पीछे है विमेन आज की डेट में। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, यानी कि जो अनपेड डोमेस्टिक है और केयर वर्क है वो आज की भी डेट में आप देखोगे कि विमेंस पे ज़्यादा है। यानी कि आप लोग देखो कि जो हाउस वर्कर होती है, जो मेड वगैरह होती है या फिर कुक वगैरह होती है, तो वो ज़्यादातर जो है ना विमेन के झोली में ही ये सारा काम जाता है, और इनकी जो है ना कोई ज़्यादा काउंटिंग नहीं होती है। इनको कभी भी जो है ना ऐसा नहीं कहा जाता कि इनका इकोनॉमिक में पार्टिसिपेशन हो गया। तो ये भी बात देखने को मिलता है। साथ ही घर की अगर मम्मी दादी नानी को आप देखोगे तो वो लोग इतना काम करती है घर में, लेकिन कभी भी उनको अनपेड वर्कर कहा जाता है। यानी कि घर में सबसे ज़्यादा काम मम्मी नानी दादी ही करती है, लेकिन फिर भी आज तक उनको ऐसा नहीं कहा गया है कि वो इकोनॉमिक में पार्टिसिपेट कर रही है।
क्योंकि उनका कोई इनकम नहीं है। तो ये सारी चीज़ भी देखने को मिला। वायलेंस अगर हम लोग विमेन के अगेंस्ट में देखें और गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट में देखें तो ये एक ग्लोबल इशू है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में ही आपको देखने को मिलेगा कि विमेन के अगेंस्ट में वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर गर्ल चाइल्ड सेफ़ नहीं है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड की ये इशू है। साथ ही साथ आप देखो कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, यानी कि घर में जो मारपीट होती है, गाली गलौज होता है या फिर अच्छे से नहीं रखा जाता है, या फिर सेक्सुअल हरासमेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो घर में हो, पड़ोसियों हो, या फिर जहाँ पे भी वो काम करती है उनके साथ जो है इस तरीके का एक्टिविटी होता है। मैरिटल रेप जो है, ये सारी चीज़ें आज तक भी आप देखोगे ना यूनिवर्सली अवेलेबल है ही नहीं इनके लिए। कानून तो हमारे कंट्री में है ही, ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कानून नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कानून है, बट उसको सेक्सुअल हरासमेंट के लिए भी कानून है, बट मे बी ये हर जगह जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं होता। इम्प्लीमेंट होता भी है तो बहुत सारी महिलाएं इज्जत बेइज्जती को लेकर जो है वो इन सारी चीज़ों को लेकर FIR जो है ना वो लॉन्च नहीं कराती है। हेल्थ आउटकम्स अगर हम लोग विमेन और मीन का देखें तो ये जेंडर इनइक्वालिटी के थ्रू भी अफेक्ट होता है। अगर मैटरनल डेथ की रिस्क की बात करें तो ये ग्लोबली कम हुआ है, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है जब यहाँ पे बेबी को डिलीवर करती है तो उनके थ्रू जब उनकी डेथ हो जाती है तो उस समय यहाँ पे मैटरनल डेथ कहते हैं, तो ये अभी ग्लोबली जो है कम हुआ है। और ग्रेटेस्ट रिडक्शंस देखने को मिला है सदर्न एशिया में, यानी कि 59% तक ये कम देखने को मिला है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखें तो पॉपुलेशन पैटर्न देखें और जो फैमिली कंपोजिशन में चेंजेस देखें तो वर्ल्ड वाइड ये बताया जा रहा है कि उस एज में जब विमेन और मेन पहली बार जब शादी करते हैं ना तो वो 2 डिकेड से बढ़ चुका है। एक समय था जब 15 साल में 10 साल में शादी हो जाती थी, उसके बाद 18 साल कर दिया गया, उसके बाद 21 ईयर्स कर दिया गया। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे कि मैक्सिमम विमेन जो है, गर्ल है, वो ग्रेजुएट होने के बाद ही शादी करती है। बहुत सारी तो ऐसी है जो PG भी कर लेती है, बहुत सारी ऐसी है जो कि नौकरी करने के बाद भी करती है। तो अब एज उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि सबसे पहले आप अपने पैरों पे खड़े रहो। तो 23 ईयर्स यहाँ पे ऑन एन एवरेज कहा जा रहा है कि विमेन का है जो कि मैरिज पहली बार शादी करते हैं, और पुरुषों का बताया जा रहा है कि 26 या 26.5 साल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन बढ़ गया है, एजुकेशन के कारण ही विमेन को इतना ज़्यादा मौका दिया जाता है। साथ ही फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात होती है कि अब अपॉर्चुनिटी आपको इक्वली देखने को मिलेगा। बहुत सारे एग्जाम्स आज की डेट में टफ़ इसलिए भी माना जाता है क्योंकि विमेन की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गई। पहले क्या था ना कि इतना ज़्यादा लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलता था, सिर्फ कॉम्पिटिशन मैक्सिमम लड़कों के बीच में था। बट आज की डेट में हम लोग कहते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम निकालना टफ़ हो गया है। क्यों टफ़ हो गया है? क्योंकि महिलाएँ भी भर भर के अब आ रही है आगे, तो इसलिए टफ़ हो गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। बीजिंग डिक्लेरेशन की मैं यहाँ पे बात करी थी, तो बीजिंग डिक्लेरेशन क्या है और साथ ही प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 ये देख लेते हैं। इसको अडॉप्ट किया गया है 189 कंट्रीज़ के द्वारा, और साथ ही साथ आप देखो कि एक एजेंडा है जिसमें कि विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, और एक की ग्लोबल पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो कि जेंडर इक्वालिटी के ऊपर काम किया जाता है। विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है। विमेन एम्पावरमेंट कहने का क्या मतलब होता है? यानी कि महिला सशक्तिकरण, यानी कि महिलाओं को ऐसा शक्ति दीजिए, यानी कि ऐसा शक्ति दीजिए। और कैसा शक्ति दीजिए? मतलब कि उनको सोशली स्ट्रॉन्ग कीजिए, उनको इकोनॉमिकली पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, घर में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी हो, पॉलिटिकली उनका इंक्लूजन होना चाहिए। तो हर एक तरीके से अगर महिलाएं भी आगे बढ़ के निकले, जैसे पुरुषों को हक अपॉर्चुनिटी मिलता है, तब उस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट हो रही है। यानी कि हर एक क्षेत्र में महिलाओं को अपॉर्चुनिटी दीजिए और उनको आगे आने का अवसर प्रदान कीजिए, तब यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट की बात हम लोग कर सकते हैं। तो ये काम होता है कहाँ? तो बीजिंग डिक्लेरेशन में, कि विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर जो है यहाँ पे बात होती है। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इनके द्वारा भी 4 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो है विमेन के ऊपर ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये मैक्सिको सिटी में 1975 में, कोपेनहेगन में ये 1980 में, नैरोबी में 1985 में, एंड बीजिंग में 1995 में ये किया गया था। फाइन। तो ये पूरी रही इस आर्टिकल के बारे में, यानी कि ये जो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स का ये एक रिपोर्ट है, जिसके बाद आपको विमेन के बारे में अच्छे तरीके से पता चला। तो इस तरीके के डेटास को आप लोग डायरेक्टली अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो, या फिर कोई भी तरीके का आप लोग ऐसे लिख रहे हो तो उसमें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि है स्टेम कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन इंडिया। ये भी एक बहुत अच्छी आर्टिकल है, और स्टेम जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स है, इसके बारे में देखते हैं। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IBM इंडिया, इनके द्वारा 2 कोलैबोरेशंस जो है यहाँ पे अनाउंस किया गया, जिसके थ्रू स्टेम प्रोग्राम जो है ना, यानी कि बच्चों के लिए लर्निंग कैपेसिटी यहाँ पे इंक्रीज़ करना है, तो उसको प्रमोट किया जा रहा है। पहली कोलैबोरेशन में आप देखो कि यहाँ पे DST विज्ञान ज्योति प्रोग्राम है। सेकंड कोलैबोरेशन यहाँ पे विज्ञान प्रसार है।
जो कि यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंटरेक्टिविटी प्लेटफॉर्म को यहाँ पे बिल्ड किया जाएगा और इसका नाम रखा है एंगेज विथ साइंस। साथ ही यहाँ पे विज्ञान ज्योति भी एक तरीके का प्रोग्राम है जिसमें कि जो गर्ल स्टूडेंट है ना उनमें ये स्टेम लर्निंग को प्रमोट करने का। इसका एम क्या है ना, इसका एम है कि इंस्पायर करना, यानी कि जितने भी यहाँ पे स्टीम कैरियर है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, ये 4 इंपॉर्टेंट फील्ड होता है। तो इसमें एक तरीके का लेवल प्लेइंग फील्ड लेकर आना। लेवल प्लेइंग फील्ड कहने का मतलब है कि जैसे कि आप लोग देखते हो कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होते हैं, ऐसे कॉलेजेस भी होते हैं जिसमें कि डोनेशन के थ्रू वहाँ एडमिशन हो जाता है। तो जो बच्चियाँ जिनके पेरेंट्स जो है थोड़ा वेल्दी है, अगर वो लोग डोनेशन दे पाते हैं तो वो बच्चियाँ जो है वहाँ पे डोनेशन के बेसिस पे पहुँच जाती है। बट कुछ लड़कियाँ मेरिटोरियस होती है, काफ़ी जो है मेहनत करती है, लेकिन उनके पास फिनेंशियल प्रॉब्लम होता है, वो इतना डोनेशन देने के लिए कैपेबल नहीं हो पाते, तो वो बच्चियाँ पीछे रह जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी के लिए एक इक्वल तरीके का फील्ड हो जिसमें कि कोई भी अमीर हो या गरीब हो, इसकी जो कंडीशन है उस कंडीशन को साइड में रखते हुए बस फोकस इसमें करना है कि यहाँ पे बच्चियों को पढ़ने का मौका दिया जाए, आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। साथ ही यहाँ पे 9 to 12 से जो है 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड के बाद वो स्टेम में परस्यू कर सके अपने हायर एजुकेशन को, स्पेशली वो टॉप कॉलेजेस है, वो भी यहाँ पे जहाँ पे ये जो गर्ल्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रेजेंटेड है। यानी कि कुछ आप IITs में भी देखोगे जहाँ पे गर्ल्स की जो नंबर है वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि वहाँ पे डोनेशन वगैरह नहीं चलते, वहाँ मेरिट पे ही लोग जाते हैं, लेकिन आप लोग देखोगे कि कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं जो वन ऑफ द टॉप प्राइवेट कॉलेजेस है, तो वहाँ पे लड़कियाँ नहीं पहुँच पाती है जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाली होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें कही गई है। तो यहाँ पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाने के लिए यहाँ पे स्टेम प्रोग्राम को लाया गया है। वुमेन टेक एक्सपर्ट्स जो है, जो कि IBM इंडिया में वर्क करी है, वो यहाँ पे इंटरेक्ट करेगी और रोल मॉडल होंगे जिसके थ्रू जो लड़कियाँ हैं स्कूल की, उनको यहाँ पे इंस्पायर किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि वो स्टेम में किस तरीके से अपने करियर को जो है आगे लेकर आ सकती है। साथ ही यहाँ पे इंगेज किया जाएगा साइंस ऑफ विज्ञान प्रसार। इसका यहाँ पे एम है सॉरी कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ जो है एक कम्युनिटी लेकर एक कम्युनिटी बनाना है जिसमें कि एक प्रैक्टिस हो स्टूडेंट के साथ, टीचर्स के साथ, साइंटिस्ट के साथ, साथ ही हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ उनको कनेक्ट करना है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कनेक्ट करना है। ये इंगेज विद साइंस इनिशिएटिव है, यानी कि बच्चियों को यहाँ पे साइंस के साथ इंगेज करना है। ये एक तरीके का यहाँ पे जो है आपका प्रोग्राम लाया गया है। लेकिन अब ये समझते हैं कि ये प्रेजेंट सिनेरियो क्या है अगर हम लोग स्टेम कैरियर अपॉर्चुनिटी वुमेन के लिए देखें। लेकिन उससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि आज की डेट में हमारी यहाँ पे किस तरीके से गर्ल स्टूडेंट की यहाँ पे कंडीशन है। अगर यूनाइटेड नेशन के हिसाब से देखें तो एक पैराडॉक्स बताया गया है, जो कि अगर स्टेम अपॉर्चुनिटी वुमेन के लिए देखें तो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेन यहाँ पे ग्रेजुएट हो रही है स्टेम में, एज़ कम्पेयर टू अगर ग्लोबल एवरेज देखें तो यहाँ पे बहुत कम वुमेन जो है ना वो रिसर्चर्स में है। स्टेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 40% है। स्टेम कहने का मतलब यहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल। ठीक है, 40% जो ग्रेजुएट है वो वुमेन यहाँ पे इंडिया में है, एज़ कम्पेरिजन टू 35% ग्लोबल एवरेज में। यानी कि आप देख सकते हो कि इंडिया में जो स्टेम से रिलेटेड जो यहाँ पे चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, साइंस और टेक्नोलॉजी हो, तो इसमें फीमेल जो यहाँ पे ग्रेजुएट कर रही है ना वो ऑल ओवर द पूरे ग्लोब के परसेंटेज से भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। सिर्फ 14% रिसर्चर्स इंडिया में है जो कि विमेन है। अगर यहाँ पे ग्लोबल एवरेज देखें तो 30% है। कहने का ये मतलब है कि हमारे देश में जो है ना लड़कियों को अगर पढ़ाया जा रहा है तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, साइंस और टेक्नोलॉजी ही पढ़ाया जा रहा है। रिसर्चर्स के लिए महिलाओं को पुश नहीं किया जा रहा है। हम लोग रिसर्चर्स में महिलाओं को के लिए बहुत पीछे है अगर ग्लोबल एवरेज देखें तो ये है आज की डेट की हमारे यहाँ पे कंडीशन। तो क्यों इंडिया जो है ना यहाँ पे मोर ग्रेजुएट जो है स्टेम में है लेकिन रिसर्चर्स में वुमेन ग्रेजुएट नहीं है, क्यों नहीं है ये समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहला क्या है कि पैट्रियार्कल कल्चर है, जो हमारे मूवी में भी दिखाया गया 3 इडियट में कि लड़कियाँ होंगी तो मेडिकल में जाएगी। बहुत सारी लड़कियाँ जो है आज की डेट में इंजीनियरिंग में भी जाती है। तो ये एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है। रिसर्चर्स अगर कोई लड़कियाँ कहे कि वो साइंटिस्ट बनना चाहती है तो फिर तो उनके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट हो जाएगा। घर वाले सोचेंगे कि कुछ तो प्रॉब्लम है इसके साथ। तो इस तरीके का एक अलग ही माइंडसेट हमारे यहाँ बना हुआ है। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी के कारण, कल्चर के कारण ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है कि हायर एजुकेशन में इश्यूज़, यानी कि आप देखो कि नंबर ऑफ़ वुमेन जो साइंस में है उसकी अगर आप लोग देखोगे तो ये ड्रॉप देखने को मिलता है कुछ स्टेजेस में। यानी कि आप लोग देखो कि लड़कियां कॉलेज तक तो पहुंचती है लेकिन मे भी ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के बाद वो ड्रॉप कर जाती है। तो ये भी एक तरीके का देखने को मिलता है कि बहुत सारी लड़कियां तो अपनी यहाँ पे हायर एजुकेशन को कंप्लीट भी नहीं कर पाती है। नेक्स्ट यहाँ पे कि हर्डल्स देखने को मिलता है रिसर्च कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने में, यानी कि साइंटिफिक आइडियाज़ तो ग्रो हो रहे हैं
और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इंटरेक्शंस के थ्रू यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो कॉन्फ्रेंस में काफ़ी हेल्प मिलता है कि यहाँ पे फ्रेश, क्रिएटिव और कंटेम्प्रेरी जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे डेवलप कर सके। तो वुमेंस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिलता है कि वो इस तरीके के रिसर्च कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने में, सबसे पहला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल है, यानी कि जहाँ पे काम कर रही है वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है। अनसर्टेनिटी देखने को मिलता है, यानी कि ट्रैवल फंड को लेकर, या फिर अपने यंग चिल्ड्रन है तो उसका केयर करना है, घर में अगर कोई एजिंग पेरेंट्स है तो उनका केयर करना है। तो ये सारे कुछ इश्यूज होते हैं जिसके कारण रिसर्चर्स में जो है महिलाएं पीछे है हमारे इंडिया में। रिपरकॉशंस कहा जा रहा है, कुछ मेजर्स हैं जिसको कि विमेन फ्रेंडली यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। यानी कि अगर हम लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग में देखें तो इसको इंश्योर किया जाता है कि यहाँ पे विमेन सेफ्टी है, लेकिन रिसर्चर्स में जो है ना विमेन सेफ्टी को इंश्योर नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे भी अगर काम करने जाते हैं तो एक इंश्योर होनी चाहिए कि ऑफिशियल वर्क में ही, ऑफिशियल आवर्स में ही काम होना है, उसके अलावा काम करने की यहाँ पे उतने ज़्यादा जो अनुमति है या फिर अलाउ जो किया जाता है महिलाओं को वो उतना नहीं किया जाता है। तो इसलिए विमेन फ्रेंडली जोन में ही भेजना ज़्यादा यहाँ पे प्रेफर समझते हैं हमारे पेरेंट्स। साथ ही जेंडर पे कैप है, यानी कि आप समझो कि जो पेमेंट है वो तो आप बेसिक लेवल पे भी अगर देखोगे कोई इंडस्ट्री में या वही कोई कारखाने में अगर महिला भी काम कर रही है या पुरुष भी काम करे तो पुरुषों को उनके कंपैरिजन में ज़्यादा पेमेंट दिया जाता है, और अगर महिलाओं की बात करें तो उनको कम पेमेंट दिया जाता है। तो यही चीज़ें जो है यहाँ पे रिसर्चर्स में भी हो सकती है। तो ये सारी कुछ इश्यूज़ है जिसके कारण हमारे यहाँ इंडिया में जो है ना महिलाएं रिसर्चर्स में कम है लेकिन स्टेम में ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन क्या कहा जा रहा है वे अहेड में। सबसे पहले बात की जा रही है कि वर्क प्लेस में क्रेच फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जो यहाँ पे मदर है और वो वुमेन अगर काम कर रही है तो उनके जगह पे क्रेच फैसिलिटी हो। क्रेच फैसिलिटी में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना उनके खेलने उलने का और रहने वहने का रूम होता है। तो क्रेच फैसिलिटी को यहाँ पे मैंडेटरी कर देना चाहिए वर्क प्लेस में, जिससे कि जो नंबर ऑफ़ वुमेन है, जितनी नंबर ऑफ़ वुमेन है उनके हिसाब से जो है क्रेच फैसिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने बच्चों का भी केयर कर सके और साथ ही साथ काम भी कर सके ऑफिस में। सेकंड है कि सेफ़ ट्रैवल हो। एक सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप लोग भी देखते हो कि क्राइम जो वीमेन के अगेंस्ट में है वो डे बाई डे बढ़ते जा रहा है। तो एक ट्रैवल सेफ्टी होना चाहिए। जो भी यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट को अगर वीमेन ज्वाइन करती है तो उनके लिए जो है वहाँ की अपनी खुद की ऑफिस की बसेस होनी चाहिए जो वीमेन को सेफली जो है उनको घर से लेकर जो है ऑफिस तक लाए और ऑफिस से ले जाकर घर तक उनको ड्रॉप करें। उसके बाद कुछ अप्रोच भी होना चाहिए कॉन्फ्रेंसेस का, यानी कि यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजर्स को सपोर्ट भी करना चाहिए, रिवॉर्ड भी करना चाहिए और वुमेन के पार्टिसिपेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पॉलिसी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। जो चाइल्ड केयर लीव दिया जाता है ना उसको एक्सटेंड करना चाहिए मेल पेरेंट को भी, जैसे कि यहाँ पे मैटरनल लीव कहा जाता है तो पैटर्नल लीव की भी बात की जाती है। क्यों ऐसा हमारे सोसाइटी में है कि बच्चों की केयर, मतलब कि आफ्टर बच्चे जब यहाँ पे जन्म लेते हैं तो उनकी केयर मदर ही लेगी, पिता भी तो उनकी केयर ले सकते हैं। तो जैसे मैटरनल लीव की बात की जाती है तो वैसे पैटर्नल लीव की बात की जाए तो मैटरनल लीव आप लोग देखो कि 26 वीक्स दिया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इससे जो है ना कंपनी को घाटा होता है, ये पेड लीव होता है। तो कोई भी कंपनी वाले जो है ना मैरिड वेमेन को यहाँ पे अपनी कंपनी में काम करने नहीं देना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि आज ना कल होके इनको पेड लीव में जाना ही होगा। तो इससे कंपनी की घाटा होती है कि वो काम भी नहीं कर रही है और उनको जो है बैठे बैठाए पैसे देने होते हैं। तो ऐसा तो हो सकता है ना कि आधे आधे टाइम के लिए यहाँ पे जो है मेल को पैरेंटल लीव दे दे और आधे टाइम के लिए जो है विमेन को पैरेंटल लीव दे दे। तो इस तरीके का भी लीव होना चाहिए। बेबी के बॉर्न होने के बाद भी जो है ना कुछ पैरेंटल लीव देना चाहिए, जिससे कि जो है दोनों मिलके जो है अच्छे से बच्चों का केयर कर सके। तो ये चीज़ें पॉलिसी रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि हमारा फ्यूचर जो है ना वो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के लिए तो प्रोग्रेस के लिए रेडी है, लेकिन हम लोग इसको अचीव किए हैं जब यहाँ पे विमेन और गर्ल्स क्रिएटर होंगे, ओनर होंगे, लीडर्स होंगी, साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की। देखिए ऐसा नहीं है बहुत सारे कानून बना दिया जाएगा, लेकिन जब तक किनके लिए कानून बनाया जा रहा है, विमेन के लिए कानून बनाया जा रहा है, लेकिन जब तक विमेन आगे नहीं निकल कर आएगी, विमेन इस चीज़ को नहीं दिखाएगी, इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, तब तक ये सारी चीज़ें, सारी बातें जो है ना पेपर में ही ठीक लगेंगे। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि अगर कोई विमेन रिसर्चर बनना चाहती है, साइंटिस्ट बनना चाहती है, ये स्टेम प्रोग्राम से अलग होकर वो कुछ करना चाहती है, तो उनको आगे आना होगा, उनको अपने लिए लड़ना होगा। हर एक विमेन को लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये लड़ना नहीं कि एकदम काट मार कर दी है या फिर कुछ भी, वो वायलेंस नहीं कह रही हूँ मैं कह रही हूँ कि आपको अपने हक के लिए लड़ना है। जैसे कि अगर बहुत सारी बच्चियों को मैंने देखा है, जैसे मेरे जब मैं कॉलेज में थी तो उस समय बहुत सारी लड़कियों की जो है ना ग्रेजुएशन के बाद ही शादी हो गई। तो ग्रेजुएशन क्यों किया, जब आपको शादी ही करनी थी, उतने पैसे माँ बाप के क्यों खर्च किए। तो
अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो प्लीज़ उसको इम्प्लीमेंट कीजिए ना। जो आपने 4 साल अपना 3 साल अपना इन्वेस्ट किया है तो उसको जॉब की उसके लिए आपको काम करना ज़रूरी है। जो आप सीखे हो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। फिर तो मैं यही कहूँगी, जो ग्रेजुएशन के बाद लड़कियाँ शादी करके घर पे बैठ जाती है ना, देखिए शादी कर लिया है तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये अपने अपनी फैमिली का बात होता है, उसमें मैं कोई इंटरफेयर नहीं करना चाह रही हूँ। अगर आप लोग शादी कर भी लेते हैं तो शादी के बाद भी तो आप लोग अपने करियर को एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, करियर वाइज जो है वहाँ पे आप मोल्ड हो सकते हो। तो आपको कहीं ना कहीं तो फाइट करना ही होगा, है कि नहीं। अगर आप चुपचाप हाउसवाइफ बन के बैठ जाओगे और आप सोचोगे कि मुझे ये करना था वो करना था, तो गलती किसी की नहीं होती है, गलती यहाँ पर्टिकुलरली उस विमेन की होती है, उस लड़की की ही होती है जो अपने आप को इंक्रोच कर लेती है। अपने आप को कभी भी इंक्रोच मत कीजिए। अगर आपने पढ़ाई करी है, 4 साल 3 साल इन्वेस्ट किया है, तो मैं बस यही कहूँगी कि आप उसका यूटिलाइज़ कीजिए। आगे आकर आप लोग को काम करने की ज़रूरत है। या तो ऐसा कीजिए कि थोड़ा टाइम ले लीजिए घर से, 2 3 साल आप लोग तैयारी करके अच्छे जगह से काम करके निकलिए, जॉब ले लीजिए, उसके बाद शादी कीजिए। तो ये सारी चीज़ें विमेन को करना होगा। अगर आप लोग चुप रहोगे तो मम्मी पापा को तो लगेगा ही ना कि हाँ नहीं ठीक है, मेरी बेटी भी रेडी है। तो हमारे सोसाइटी में ये सारी चीज़ें चलती है, तो प्लीज़ इसको ज़रूरत है अब ब्रेक करने की, तोड़ने की, ठीक है। जैसे ये होता है ना कि पढ़ाई के बाद लड़के को कंपल्सन है कि वो नौकरी करेंगे तभी शादी करेंगे, तो ये कंपल्सन लड़कियों के लिए भी होनी चाहिए कि जब वो नौकरी कर लेगी तो ही शादी करेगी। नहीं तो फिर ग्रेजुएशन ही मत कराओ, 12th तक ही पढ़ना सही है। उतना जागरूक होने के लिए तो उतना नॉलेज काफ़ी है, उतना पढ़ाई काफ़ी है कि नहीं। तो ये चीज़ें करनी होगी कि पॉलिसी रिफॉर्म करने से कुछ नहीं होगा, वेमेन को अपना इंटरेस्ट दिखाने की ज़रूरत है। साथ ही जो यहाँ पे जेंडर गैप है ना स्टेम में, जैसे इंजीनियरिंग में आप देखो कि लड़कियों की संख्या कम होती है एज़ कंपैरिजन टू मेडिकल में, तो ये जो गैप देखने को मिलता है ना, इसको फुलफिल करने की ज़रूरत है और इसी से हम लोग अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सर्विसेज हो, सॉल्यूशन हो, जितनी भी प्रॉब्लम है महिलाओं को लेकर वो सारी चीज़ों की सॉल्यूशन होनी चाहिए, तभी हम लोग एक अच्छा जो है इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे। तो ये सारी बातें कही जा रही है, बहुत अच्छी ये आर्टिकल थी, इससे आप लोगों को कुछ और भी एंगल दिखा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या स्टेप्स लिया गया है जिससे कि जेंडर गैप को हम लोग कम कर सकें। तो जेंडर गैप बहुत हो गया है, यानी कि मेल और फीमेल के बीच में ये जो गैपिंग है ये बढ़ते ही जा रहा है हर एक चीज़ को लेकर, तो इसको कम करना है। यानी कि यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी है 2020 का, इसका एम यही है कि विमेन लीडर बनानी है, यानी कि साइंस में भी जो है विमेन को आगे लेकर आना है और लीडर बनानी है। साथ ही साथ इस इनिशिएटिव में गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट दोनों यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं, और साथ ही कुछ इंस्टीट्यूशन भी है जिनको यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स में रेट किया जाएगा। जैसे कि प्रमोशन अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जो अगर विमेन लो लेवल पे है, कहने का मतलब है कि लो पोस्ट में है, तो उनको प्रमोशन भी देना चाहिए। लीडरशिप पोजीशन में भी उनको रखना चाहिए। कुछ स्ट्रक्चर्स में भी जैसे कि क्रेज फैसिलिटी, ये सारी चीज़ जो है उसकी सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए। बहुत सारी कमिटीज़ है जो कि विमेन इश्यूज़ को देखती है, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेन के लिए जो है इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। एक इंटरनल कमेटी बनाने की बात की जाती है, लेकिन बहुत सारे कंपनीज़ में देखा जाता है कि इस तरीके का इंटरनल कमिटीज़ नहीं बनती है, तो उसके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पे किरण है, किरण कहने का मतलब क्या है, नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग, यानी कि 2014 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा सारे विमेन स्पेसिफिक जो प्रोग्राम थे ना उसको यहाँ पे रीस्ट्रक्चर किया गया और एक एम्ब्रेला के अंदर लाया गया। कहने का मतलब है कि एक बड़ा सा यहाँ पे आप लोग देखते हो कि जैसे आयुष्मान भारत है, तो आयुष्मान भारत हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ी प्रोग्राम है, अम्ब्रेला स्कीम है, उसके अंदर आपको छोटी छोटी प्रोग्राम देखने को मिलती है, जैसे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो गया, उसके बाद आपका जो है ना जन आरोग्य केंद्र हो गया। तो ये सारे क्या है, छोटे छोटे यहाँ पे सब स्कीम्स भी देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से विमेन सेक्टर में भी जो है ना एक अम्ब्रेला स्कीम लाया गया जिसका नाम है किरण, ठीक है। किरण भी लड़कियों के नाम होते हैं, तो इसी हिसाब से इसको रखा गया है किरण, जिसमें कि महिलाओं के लिए जितनी भी स्कीम्स है सबको इसमें लाया जाएगा। किरण प्रोग्राम को मैंडेट किया जाएगा, जिसमें कि जेंडर पैरिटी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लेकर आना ही आना है, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ पे की जा रही है। तो किरण प्रोग्राम को भी याद रखना है, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है और जेंडर इक्वालिटी की भी बात की जाती है। आइए एक नेक्स्ट आर्टिकल भी देख लेते हैं, जो कि एसआर रिपोर्ट है। इट मींस एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020। इस बार की जो ये रिपोर्ट है ये 15th एसआर रिपोर्ट है, ठीक है, इसको एसआर बोलते हैं, और ये वेब 1 है जिसको कि रिलीज़ किया गया है। इट मीन्स कि इसकी पार्ट 2 भी आएगी, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। इस रिपोर्ट के बारे में कुछ यहाँ पे फंडामेंटल चीज़ें देख लेते हैं कि ये एक एनुअल सर्वे है जिसका एम है कि जो एनुअल एस्टिमेट करना बच्चों का, यानी कि बच्चे जो स्कूल जाते हैं ना तो उनका क्या स्टेटस है उसको यहाँ पे सर्वे किया जाता है, और बेसिक लर्निंग लेवल देखा जाता है हर एक स्टेट में और हर एक रूरल डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि हर एक राज्य में जाकर जो है वहाँ के जो ग्रामीण जिले होते हैं उनमें जाकर बच्चों की स्कूलिंग स्टेटस क्या है उसको ये देखते हैं।
अर्बन एरिया को यहाँ पे कवर नहीं किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज़्यादातर इसको जो है ना रियलिस्टिक मानते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की जो है यहाँ पे रियल चीज़ें बताते हैं कि कितने बच्चे हमारे गाँव में जो है स्कूल जा पा रहे हैं कि नहीं, और जा भी रहे हैं तो किस स्तर का वो पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे अर्बन एरिया की बातें नहीं करते, अर्बन एरिया के और भी यहाँ पे आपको रिपोर्ट देखने को मिलेंगे, बट ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के बारे में बताया जाता है। और जो स्कूलिंग स्टेटस बताया जाता है, इसमें जो बच्चे होते हैं ना वो 3 साल से 16 साल के बच्चे होते हैं। साथ ही बच्चे यहाँ पे 5 से जो 16 साल के होते हैं ना, उनको उनकी एबिलिटी पे टेस्ट किया जाता है, यानी कि वो सिंपल टेक्स्ट को पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, या फिर कुछ अरिथमेटिक क्वेश्चंस जो मैथमेटिक्स के होते हैं उसको वो सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये 2 बातों पे इसको देखा जाता है। 2015 को छोड़कर एसर जो है ना हर साल कंडक्ट किया गया है 2005 से, जब से ये स्टार्ट किया अपना काम। तो 2015 में नहीं किया गया था इनके द्वारा कंडक्ट, लेकिन उसके बाद जो है हर एक साल इसमें किया गया है। एसर जो है ये यहाँ पे वॉलंटियर्स के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और एसर को यहाँ पे फैसिलिटेट करती है प्रथम एनजीओ। ठीक है, अब देख लेते हैं कि 2020 की क्या फाइंडिंग है। चिल्ड्रन की इनरोलमेंट देखें, यानी कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो अगर हम लोग 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो 2020 से ये देखने को मिल रहा है कि इनरोलमेंट जो है ना प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा शिफ्ट हुआ है। यानी कि कुछ बच्चे जो है ना पहले प्राइवेट स्कूल जाना प्रेफर करते थे, लेकिन अब कुछ रेशियो जो है यहाँ पे शिफ्ट हुआ है कि प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे जो है उनकी इनरोलमेंट ज़्यादा देखने को मिल रही है। रीज़न क्या है? फिनेंशियल डिस्ट्रेस। क्योंकि आप लोग देखते हो कि प्राइवेट स्कूल्स में जो है ना मनमानी वो लोग फीस मांगते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में फ़ीस जो होती है वो बहुत कम होती है, कोई भी बच्चे आराम से विद्यालय आकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में पैसों की तो ऐसे भी कमी होती है, इसलिए बच्चे जो है ना वो स्कूल जाते भी है तो ये सरकारी स्कूल जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कंपैरिजन टू प्राइवेट स्कूल। सेकंड है कि बच्चे जो कि यहाँ पे करेंटली इनरोल नहीं है, तो ये पाया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो 5.3% है, जिनकी एज यहाँ पे 6 से 10 साल है, वो अभी तक स्कूल में नहीं जा रहे हैं। अगर इसको देखें तो लास्ट ईयर कितना था, 2018 में 1.8% था, यानी कि ये बढ़ते ही जा रहा है। आज के डेट में आप लोग देखोगे तो पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा बच्चे हैं जो कि स्कूल तक नहीं पहुँचे हैं। रीज़न क्या है? तो फैमिलीज़ जो है ना वो वेट कर रही है कि वो यहाँ पे बच्चों के एडमिशन्स के लिए वो अपना जो है स्कूल ओपन करें। तो स्कूल में बच्चों की एडमिशन ही नहीं ओपन हो पा रही है, इसलिए यहाँ पे बच्चे जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। थर्ड, यहाँ पे हाउस होल्ड अगर रिसोर्सेज देखें, यानी कि जब स्कूल बंद रहते हैं ना तो बच्चे जो है वो यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज से ही रिलाय होते हैं, जो कि घर में पढ़ना, यानी कि घर में उनको हेल्प करने के लिए कि कोई तो उनको पढ़ा पाए। तो ये सारे रिसोर्सेज जो है ना, जिसमें कि कुछ लोग हैं जो कि खुद से ही वो स्टडी करते हैं, यानी कि एजुकेटेड अगर पेरेंट्स है तो वो अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं। कुछ टेक्नोलॉजी है जैसे टीवी, रेडियो, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके पढ़ाते हैं। मटेरियल है, अगर बुक्स वगैरह है तो वो उस बच्चों को जो है पढ़ा पाते हैं। चिल्ड्रंस जो लोअर ग्रेड में है, यानी कि छोटे क्लासेस में जो है ना, उनको वहाँ पे फैमिली का सपोर्ट ज़्यादा देखने को मिलता है हायर वन से। आप लोग भी इस चीज़ को रियलाइज़ किए होंगे कि कम स्टैंडर्ड के बच्चों को, यानी कि 1 to 5 तक बच्चे को ना मम्मी लोग पढ़ा देती है, लेकिन उससे बढ़ते हुए क्लास जैसे ही बढ़ता है तो पढ़ाई भी थोड़ी टफ हो जाती है, तो मम्मियाँ घर में जो मम्मीज़ होती है ना वो उतना नहीं पढ़ा पाती है। तो इसलिए ये देखने को मिलता है कि जो बड़े बच्चे होते हैं उनको घर से सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिलता है, उनको या तो कोचिंग लेना पड़ता है या तो स्कूल की पढ़ाई से उनको समझना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए एसेस टू लर्निंग मटेरियल और एक्टिविटीज़ कितना है। तो गवर्नमेंट और जो दूसरे हैं उनके पास बहुत सारी वैरायटी है मैकेनिज़्म कि वो यहाँ पे डाइवर्स लर्निंग मटेरियल्स देते हैं बच्चों को जब स्कूल क्लोजर्स होते हैं। तो डेटा जो यहाँ पे शो कर रहा है ना कि यहाँ पे हायर परसेंटेज ऑफ जो प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन है उनको यहाँ पे लर्निंग मटेरियल्स ज़्यादा मिलता है अगर हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के चिल्ड्रन से कंपेयर करें। तो व्हाट्सएप जो है ये मोस्ट कॉमन मीडियम हो गया है जिससे कि कुछ एक्टिविटीज़ और मटेरियल्स जो है वो रिसीव होते हैं। आज के भी डेट में आप लोग भी देखते हो कि व्हाट्सएप के थ्रू आपको बहुत सारे मटेरियल्स जो है रिसीव हो जाते हैं, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो। तो सेम चीज़ बच्चों का है। अगर यही प्राइवेट स्कूल में देखें तो 87% तक ये काम हो रहा है, वहीं अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स की देखोगे तो ये 67% तक ही काम हो रहा है। 36% जो ग्रामीण क्षेत्र के हाउस होल्ड है ना, इसमें इस जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं ना उनके पास स्मार्टफोन है। वहीं 2020 तक अगर देखें तो ये फिगर और बढ़ चुका है, यानी कि 62% हो गया है। 2020 में आप देख रहे हो कि कोविड-19 के बाद जो है सेलफोन बहुत सारे लोग जो है ले लिए हैं, क्योंकि स्कूल बंद था तो बच्चों की पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन हो रही थी इसी वजह से। साथ ही साथ काफ़ी वेरिएशन भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट में जो है सेलफ़ोन की मात्रा बढ़ गई है, परसेंटेज बढ़ गई है, ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा आपको। कुछ स्टेट है जहाँ पे आपको जो है ना लेसर देन क्वार्टर सारे बच्चे जो है इस तरीके का अगर मटेरियल रिसीव कर रहे हैं, यानी कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को जो है मटेरियल सारी चीज़ें मिल पा रही है ऑनलाइन, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी है जहाँ पे बच्चों को जो है ऑनलाइन मटेरियल नहीं मिल रही है। राजस्थान की बात करें तो 21% तक बच्चे वहाँ पे मटेरियल ले पा रहे हैं, वहीं यूपी की बात करें तो 21%, लेकिन बिहार राज्य की बात करोगे तो
यहाँ पे जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको सिर्फ 7.7% तक ही उनको जो है मटेरियल अवेलेबल हो पा रहा है। तो ये सारी यहाँ की कुछ फाइंडिंग थी। अब देखते हैं रिकमेंडेशन, यानी कि ये सारी फाइंडिंग के बेसिस पे यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन दिया गया है। जब स्कूल को फिर से रीओपन किया जाएगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि उनको मॉनिटर करना फिर से कि वो वापस से स्कूल जाए, क्योंकि इतने लंबे समय तक मार्च से बच्चे घर में बैठे हैं तो उनकी आदत हो गई होगी कि अब स्कूल नहीं जाना है। तो उनको फिर से माइंड सेटअप करना है कि बच्चे को फिर से स्कूल जाने के लिए जो है ना उनको मॉनिटर करना ज़रूरी है। एक अच्छा खासा इफेक्टिव वे लेकर आना है जिससे कि हाइब्रिड लर्निंग हो सके। हाइब्रिड लर्निंग क्या होता है कि जब वो स्कूल में हो तो उनको स्कूल में सारी मटेरियल्स अवेलेबल हो, जब वो घर में जाए तो घर में भी सारी मटेरियल अवेलेबल हो। तो एक तरीके से उनको हॉलिस्टिक तरीके से कहीं पे भी पढ़ने के लिए मटेरियल की कमी नहीं होनी चाहिए। और डिजिटल कंटेंट को भी इम्प्रूव करना है, डिलीवरी भी फ्यूचर में जो है इम्प्रूव होनी चाहिए। पेरेंट्स को यहाँ पे जो है ना एजुकेशन के लेवल को इंक्रीज़ करने के साथ साथ उनको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेरेंट्स अगर पढ़े लिखे रहते हैं, अवेयर रहते हैं, तो वो अपने बच्चों को भी उसी तरीके से ढालते हैं। आप ये मोस्टली देखे होंगे कि बहुत सारे पढ़े लिखे जो पेरेंट्स होते हैं ना उनके बच्चे मैक्सिमम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं होते। हमारे यहाँ के आप देखते हो कि किसान भाई लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन अपने बच्चों को बहुत पढ़ाते हैं, अपने खेत बेच बेच कर भी पढ़ाते हैं। तो मैं ऐसा नहीं किसी को भी यहाँ पे ब्लेम कर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें देखने को मिलेगा कि अगर पढ़ी लिखी माताएं होती है ना तो वो अपने बच्चों को पढ़ा पाती है। ज़रूरत नहीं होता है कि बच्चों को 1 क्लास से ही कोचिंग में भेज दे। मेरा ये कहने का मतलब है, तो इस चीज़ से आप अग्री हो सकते हो कि जिसकी भी मम्मी अगर नहीं पढ़ी लिखी रहती है तो उनको जो है ना क ख ग घ ABCD भी वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाती है। इसके लिए भी आप लोग देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो कोचिंग जाते हैं इतने बड़े बड़े भारी भारी बैग लेके। तो वो काम तो घर में भी हो सकता है अगर मम्मी पापा लोग पढ़े, पापा तो ठीक है लेकिन मम्मी अगर पढ़े रहती है तो ये चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो अब यहाँ पे जब रीओपन होगा स्कूल तो एक नई तरीके से जो है बच्चों को फिर से यहाँ पे सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा और ऑनलाइन कंटेंट की बात करनी होगी, डिजिटल कंटेंट को यहाँ पे बढ़ावा देना होगा। तभी जाके जो है एक अच्छी तरीके की स्थिति जो है वो निकल कर आएगी। तो ये एसर रिपोर्ट को भी ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चंस भी बनने की चांसेस होती है। तो आज के लिए तो इसको ध्यान रखिएगा और आज के लिए इतनी ही रखते हैं। कुछ टॉपिक्स और भी बचे हुए, 2 आर्टिकल और बचे हुए, तो इसको मैं कल कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि दोनों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्स प्रोजेक्ट भी और उसके बाद भी मैरिज एज फॉर गर्ल। तो इसको मैं अच्छे से डिटेल में समझाना चाहती हूँ। तो आज के लिए बस इतनी ही रखती हूँ। अगर आपको ये लेसन अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।